हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू पीसीएस यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू के पीसीएस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस सीरीज में जिसमें हम लक्ष्य 2022 के एग्जाम को टारगेट करते हुए इस श्रृंखला को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें आप सब लोगों को मालूम है कि आगामी परीक्षा में जो उत्तर प्रदेश की 2022 की प्रीलिम परीक्षा है उसमें करंट अफेयर्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है, काफ़ी बड़ा सेक्शन कवर होता है। और इस बड़े सेक्शन को कवर करने के लिए पिछले एक साल या उससे पहले की जो महत्वपूर्ण योजनाएं जो संभावित हैं आपके परीक्षा में पूछी जानी, उनका हम लोग यहाँ पर पूरा का पूरा समावेशन कर रहे हैं और उनसे संबंधित जो एमसीक्यूज हैं उसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारी ये श्रृंखला 7 है, जिसमें हम उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाओं के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हर बार की तरह डिस्कशन से पहले कल यानी कि पिछली श्रृंखला में जो प्रश्न पूछे गए थे, पहले हम उसका हल देखेंगे और फिर बढ़ेंगे आज की महत्वपूर्ण योजनाओं की तरफ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न था, बीसी सखी योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से कार्य बीसी सखी के नहीं हैं? बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट के बारे में पिछली श्रृंखला में मैंने आपको बताया था। यदि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसे जरूर जाके कंटिन्यू करें। प्लेलिस्ट में जाएंगे, देखेंगे, आपको वहां पर सारे लेक्चर्स अपडेट होते हुए मिलेंगे जो कि लक्ष्य सीरीज के अंतर्गत हैं, लक्ष्य पीटी 2022 के लिए। ऑप्शंस इसके थे, बैंक खाते में पैसों की जमा व निकासी करवाना, लोन मुहैया कराना और लोन रिकवरी कराना, या फिर क्रेडिट कार्ड मुहैया कराना। आपको बताया था मैंने कि ये तीनों कार्य तो बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट जो हैं यानी कि बीसी सखी जो हैं उनके हैं, परंतु क्रेडिट कार्ड मुहैया कराना ये इनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके के प्रश्न सामान्य रूप से आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या था। अगला प्रश्न था, बीसी सखी योजना में सरकार द्वारा कितना बजट निर्धारित किया गया है? बीसी सखी योजना में निर्धारित बजट जो है, ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, 230, 320, 500 करोड़ या फिर 200 करोड़। तो आपको मालूम है इनमें में से कोई नहीं है, यानी कि ये सारे ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं। इसका बजट जो है इनमें में से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है नन ऑफ द अबव हो जाएगा। नोटा का मतलब ही होता है नन ऑफ द अबव, इनमें में से कोई नहीं। ठीक, अगला प्रश्न था, आसान किश्त योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए कितनी आसान किश्तों का निर्धारण किया गया है? तो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के लिए अलग अलग किश्तों का निर्धारण किया गया था। ऑप्शंस मैंने आपको दिए थे। ऑप्शंस हैं 11, 12, 23, 24। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24, यानी कि 24 किश्तें, 24 इंस्टॉलमेंट्स। राइट आंसर इज 24। तो ये कल की श्रृंखला से बनने वाले जो प्रश्न थे जिसको हमने सॉल्व कराया। आज की श्रृंखला में कौन कौन सी योजनाएं कवर होंगी, चलिए सबसे पहले देखते हैं। पहली योजना, प्रथम योजना है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। देखिए, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना है, मैंने हर बार आपको कहा है किसी भी योजना के अंतर्गत आने वाले जो प्रावधान है उसको समझने के लिए पहले हमें उस योजना के नाम के साथ अपने आप को अटैच करना होगा, जोड़ना होगा। तो हमें काफ़ी कुछ चीज़ें उस योजना के अंतर्गत होने वाली जो है वो समझ में आ जाती हैं, यानी कि बेसिक चीज़ें समझ में आ जाती हैं। बस हमें याद रखना पड़ता है उसके जो फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो योजना क्या है अगर आपसे ये पूछा जाए तो मातृभूमि योजना का मतलब ये हुआ कि जहां आप रहते हैं, जहां जिस भूमि में आपका जन्म हुआ है उस भूमि को हम लोग मातृभूमि बोलते हैं, मदरलैंड बोलते हैं। स्वाभाविक सी बात है, हर एक व्यक्ति का अपनी मातृभूमि से लगाव होता है और हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके मातृभूमि का हमेशा विकास हो। विकास, डेवलपमेंट, अर्थात किस तरीके का डेवलपमेंट, उसका जो, अगर वो नगरीय क्षेत्र में रहता है या फिर ग्रामीण क्षेत्र में रहता है तो अपने नगर या ग्रामीण के अनुसार जो भी डेवलपमेंट्स हो सकते हैं वो हर व्यक्ति चाहता है कि उसके यहाँ हो। जैसे अस्पताल का बनना, जिम का बनना, जिम्नेजियम वगैरह जो होते हैं उनका बनना, एक अच्छी सी मंडी हो, सड़क व्यवस्था अच्छी हो, स्कूल व्यवस्था अच्छी हो, पार्क हो, इस तरीके की सुविधाएं जो हैं बेसिकली सभी लोग चाहते हैं कि इसके आसपास सोसाइटी में रहे। तो उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना अपनी मातृभूमि को अच्छा बनाने के उद्देश्य से किया गया है। और अब आपसे इस बात को पूछा जाए कि मातृभूमि आपकी है और उसे अच्छा बनाने का कर्तव्य किसका है, तो आप स्वाभाविक रूप से कह देंगे कि इसका कर्तव्य भी हमारा है। परंतु ये योजना सरकार की तरफ से चलाई जा रही है क्योंकि आपकी मातृभूमि जो है वो सरकार के अंतर्गत आती है। तो सरकार मूलतः अपना योगदान देगी और आपका भी योगदान इसमें लेगी, और जो भी इस योजना में पार्टिसिपेट करेगा वो व्यक्ति जो अंशदान कर रहा है, उस अंशदान करने वाले व्यक्ति से संबंधित उस कार्यक्षेत्र का नामकरण भी किया जाएगा। मसलन अगर आप कोई सड़क बनवाना चाहते हैं अपने राज्य से, अपने मातृभूमि वाले स्थल पर, तो सरकार की उसमें भूमिका रहेगी। और आप भी अगर कोई उसमें आर्थिक योगदान करते हैं और वो योगदान 50% से अगर अधिक होता है तो निश्चित रूप से आप भी उस सड़क का नामकरण कर सकते हैं। या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट, मान लेते हैं कि कोई पार्क खोला गया और उस पार्क में 50% का योगदान सरकार ने और 50% का योगदान एक आम जनता ने किया, तो फिर उस आम जनता के द्वारा जो भी योगदान किया जा रहा है उस योगदान के कारण उस पार्क का नाम उनके
या उनके किसी भी जो भी नाम वो सुझाएंगे उस नाम के आधार पर नामकरण किया जा सकता है, जिससे कि आपको आगे के लोग पहचान सके, जान सके। बहरहाल ओवरऑल जानकारी हमने दी है। अब चलते हैं मुद्दे की तरफ। जो फैक्ट है उनको जरा समझने का प्रयास करते हैं। उद्देश्य क्या है? सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था। यहां पर सहभागी शब्द का अर्थ यही हो गया कि इसमें जो सामान्य जन है वो और सरकार इन दोनों लोगों का सहभागिता रहेगी, यानी दोनों लोगों का आपस में एक साथ कह सकते हैं कि पार्टिसिपेशन रहेगा। तो सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करी गई है। इससे जो हर एक व्यक्ति अपनी ग्रामीण हो, चाहे वो शहर का हो, उसकी इकोनॉमी चाहता है कि वो डेवलप ही हो, तो इसको ध्यान में रखना है। और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह हैं उनको डेवलप करने के लिए ये योजना है, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बताया कि किस प्रकार से ये होगी। ये तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ये योजना 15 सितंबर 2021 को शुरू की गई थी। इसका प्रारंभ जो तिथि है वो याद रखना जरूरी है, 15 सितंबर 2021 की इसकी शुरुआत हुई है। प्रमुख बिंदुओं में अगर हम ध्यान देंगे तो हमें पता चलेगा ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभागों द्वारा इस अभिनव योजना के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। तो एक सिंपल सी यहाँ पर बात आ रही है, एक साधारण सी एक बात यहाँ पर आ रही है कि एक कार्य योजना प्रस्तुत करनी पड़ेगी। कार्य योजना का मतलब यहाँ पर यह है कि पूरा का पूरा आपको एक स्ट्रक्चर जो है वो बनाना पड़ेगा, अच्छे तरीके का स्ट्रक्चर जो है डेवलप करके देना पड़ेगा, जिससे कि क्रियान्वयन जो है वो किस प्रकार का होगा ये चीज सरकार आकलित कर सके, इस चीज का सरकार जो है वो आकलन कर सके। ये किसने करना है? ये करना है ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग को, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो रूरल सेक्टर्स में गवर्नमेंट करने के ऊपर ध्यान दे रही है। इस योजना को मुख्यमंत्री जी के द्वारा, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो है इनॉग्रेट किया गया था, और उस समय ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का इनॉग्रेशन जो है वो लखनऊ से कर रहे थे। राज्य सरकार परियोजना की कुल लागत का 50% वहन करेगी। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो भी परियोजना है, जो भी प्रोजेक्ट है, इस योजना के अंतर्गत जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे, कोई भी प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट होगी, ठीक है, टोटल जो कॉस्ट आएगी उस टोटल कॉस्ट का 50%, राइट, 50% जो है वो कौन वहन करेगा? वो राज्य सरकार वहन करेगी। और जो बचा हुआ शेष 50% है, इसमें अंशदान जो है कोई भी सामान्य व्यक्ति कर सकता है, ठीक है, किसी भी सामान्य व्यक्ति के द्वारा ये अंशदान किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि किसी सामान्य व्यक्ति का और सरकार का इसमें योगदान जो है वो कितना रहेगा। योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्रों को खुलना, आंगनवाड़ी की स्थापना होना, पुस्तकालय यानी कि जो आप लाइब्रेरी वगैरह देखते हैं उसका ओपन होना, स्टेडियम का ओपन होना, व्यायामशाला का खुलना, ओपन जिम खुलना, पशु नस्ल सुधार केंद्र का खुलना, अग्निशमन सेवा स्टेशन इत्यादि स्थापित होना, ये सारी चीजें हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि केवल यही है, इस तरीके की कोई भी दूसरी चीज, जैसे एक सामान्य तरीके का पार्क स्थापित किया जा सकता है, कोई छोटे मोटे मेले का या मंडी का स्थापना किया जा सकता है, जिससे कि वहाँ का डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। हो सकता है कि स्वास्थ्य विभाग या चिकित्सा विभाग की तरफ से आप कोई सोर्स लगवा सकें और वहाँ पर अपने यहाँ चिकित्सा केंद्र स्थापित कर सकें, या फिर महिला कल्याण केंद्र ओपन करवा सकते हैं। तो इस तरीके की जो भी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं वो कराया जा सकता है। और ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं इसका 50-50% जो है वो योगदान रहेगा, ये मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के बारे में ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या कि जब इस योजना का क्रियान्वयन होगा तो इस योजना के अंतर्गत एक सोसाइटी का गठन किया जाएगा, जिस सोसाइटी का नाम भी इसी योजना के नाम पर रखा गया है। तो आपको अलग से कोई नाम याद नहीं रखना है सोसाइटी के लिए, वही नाम याद रखना है। सोसाइटी का नाम है उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी। अब ये उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी जो है ये क्या करेगी, जब भी कोई कहीं पर योजना का गठन होना है, मान लेते हैं जैसे ये तमाम सारे प्रोजेक्ट लिखे थे और इन प्रोजेक्ट में से कोई भी एक प्रोजेक्ट उठा लेते हैं, मान लेते हैं पशु नस्ल सुधार केंद्र की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर पशु नस्ल सुधार केंद्र है की स्थापना करनी है, सुधार केंद्र जो है अगर इसकी स्थापना करनी है, तो इसकी स्थापना के लिए सबसे पहले जो सोसाइटी है उसका गठन होगा, ठीक है। अब ये सोसाइटी जो है इसके बारे में उस गांव में जाकर के सारा परीक्षण करेगी, और अगर उसे लगता है कि हाँ ये योजना क्रियान्वित की जानी है तो इसके लिए इस सोसाइटी के द्वारा ही एक कह सकते हैं बैंक का खाता खुलेगा, बैंक खाता खुलेगा। और जब सारी रिपोर्ट करके देंगे, जब ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये खोला जाना आवश्यक है, तो गवर्नमेंट की तरफ से इसमें 50% का जो भी सम ऑफ अमाउंट है, वो सम ऑफ अमाउंट जो है इसमें आने वाला जो भी प्रोजेक्ट का अमाउंट है वो 50% यहाँ पर दिया जाएगा। अब ये 50% जो अमाउंट यहाँ पर अगर सेंक्शन हो जाता है, उस सेंक्शन अमाउंट हो जाने के एक माह के भीतर जो भी उस ग्राम विकास अधिकारी हैं उनके द्वारा या उस क्षेत्र के जो
अगर वो थोड़ा टाउन या जिला के अंतर्गत आ रहा है तो जिला विकास अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी जो है उनके द्वारा इसका निरीक्षण करके 1 माह के अंदर इस कार्य को प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए, जिसकी रिपोर्ट जो है वो ब्लॉक स्तर पर ली जाएगी हर महीने, जब तक कि वो डेवलपमेंट नहीं हो जाता है। तो इस तरीके का स्टेप बाय स्टेप क्रियान्वयन किया जाएगा। किसके द्वारा? इस सोसाइटी के द्वारा। ये इसको मीडिएटर बनाया जाएगा इस सोसाइटी को। तो आपको ये भी स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि ये मातृभूमि योजना जो है वो किस तरीके से कार्य करेगी। अब हम दूसरी महत्वपूर्ण योजना के ऊपर नजर डालते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये महत्वपूर्ण योजना जो है वो भाग्य लक्ष्मी योजना है। हमारे यहाँ लक्ष्मी को स्त्री का रूप तो दिया ही जाता है, साथ ही साथ लक्ष्मी के रूप में स्त्रियों का अलग अलग निराकरण है। जैसे कि जन्म के समय जब बेटी जन्म लेती है तो भी हम कहते हैं घर में लक्ष्मी का जन्म हुआ है। घर में कोई शुभ कार्य होता है, भाई बहन, मतलब भाई तो नहीं, बहन या किसी के भी द्वारा, तो हम भी उसमें लक्ष्मी का रूप दे करके उसको आगे प्रोपोगेट करते हैं, बढ़ाते हैं। घर में वधू का आगमन होता है तो उसे भी लक्ष्मी के रूप में देखते हैं। तो वो जो एक छोटी सी बच्ची है, नारी के रूप में जन्म ले रही है, स्त्री के रूप में जन्म ले रही है, उसका रूप जो है अलग अलग स्तर पर बहुत अलग अलग है, लेकिन हर स्तर में हम उसे लक्ष्मी का रूप देने का प्रयास करते ही हैं, सम्मानजनक। लेकिन क्या यह सम्मान वास्तविक रूप में महिलाओं को मिल पा रहा है? शायद कई स्तर पर नहीं। और सरकार चाहती है कि धीरे धीरे जागरूकता बढ़े, और जिससे कि ये जो नारी को लक्ष्मी का रूप दिया गया है वो उसी रूप में साकार भी हो सके। इस योजना का क्रियान्वयन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके नाम से ही प्रकट होता है। भाग्य लक्ष्मी का मतलब ही हो गया, यहाँ पर स्त्री या लड़की को ध्यान में रखते हुए रखा जा रहा है। प्राथमिक उद्देश्य के ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तो जो गरीब परिवार की जो लड़कियां हैं, गरीब परिवार की लड़कियां, ठीक है, गरीब परिवार की जो भी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनकी सहायता है, उनकी सहायता के लिए ये योजना स्थापित करी गई है। और स्थापित किस प्रकार से करी गई है? उसके जन्म से लेकर के उसके विवाह तक, और इसके बीच में उसकी सुरक्षा, ठीक है, उसके कह सकते हैं आत्मनिर्भरता, जो भी उसकी है आत्मनिर्भरता, और उसके विवाह तक का सारा जो खर्चा है, इसमें बीच में शिक्षा भी है, आप शिक्षा को नहीं भूल सकते हैं, यहाँ पे शिक्षा भी ध्यान रखना है। इन सब चीजों का ध्यान जो है वो सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत रखा जाएगा। कई सारे स्टेप्स में इसको डिवाइड किया गया है। अगर हम ध्यान देंगे तो हमें पता चलेगा कि भाग्य लक्ष्मी योजना जो है, उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना जो है, इसमें बेटी के जन्म होते ही, उसके जन्म होते ही बेटी को और साथ ही साथ उसकी जो मां है उसको आर्थिक रूप से सहायता प्रदान किया जाना सरकार की तरफ से प्रारंभ कर दिया जाएगा। किस प्रकार से और कितनी आर्थिक सहायता होगी, इस पर चर्चा करते हैं एक बार। सबसे पहले देखते हैं, इसमें उद्देश्य में लिखा है उनके भविष्य को सुरक्षित करना और उसके जन्म से 12वीं तक की पढ़ाई को सुनिश्चित करने हेतु आर्थिक सहायता देना। पर यह 12वीं तक की पढ़ाई ही नहीं, बल्कि विवाह तक की जो सुरक्षा है और जो आर्थिक सहायता है वो भी देने का इसमें प्रयास किया जाएगा। किस प्रकार से किया जाएगा? जैसे ही बेटी का जन्म होगा, जन्म होते ही एक बॉन्ड जो है, मतलब आप जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जन्म होते ही का मतलब ये नहीं कि बस इधर जन्म हुआ और तुरंत बॉन्ड आपके हाथ में आ जाएगा। इसके लिए 1 महीने का समय दिया गया। बेटी के जन्म के बाद आप जो आपके क्षेत्र की आंगनवाड़ी है उसमें आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे, तो आपको एक बॉन्ड बेटी के नाम से दिया जाएगा, जिस बॉन्ड का अमाउंट जो है वो 50,000 का होगा, 50,000 का। और ये मेच्योर होगा, ये बॉन्ड मेच्योर कितने साल में होगा? 21 ईयर्स में मेच्योर होगा। और 21 ईयर्स के बाद मेच्योरिटी अमाउंट जो इसका हो जाएगा वो 2 लाख रुपीज होगा, 2 लाख रुपया। तो यहां पर यही है, बेटी के जन्म पर 50,000 रुपए किस प्रकार से दिए जाएंगे? ऐसे नहीं कि खाते में डाल दिएगा, मतलब खाते में डाले जाएंगे लेकिन एज अ बॉन्ड रहेगा, वो उसे आप निकाल नहीं पाएंगे, वो बेटी के जन्म के 21 साल बाद ही निकलेगा। तो बेटी के जन्म के 21 साल बाद मेच्योर होकर के कितना हो जाएगा? वो 2 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे स्टेप देख रहे हैं कि बेटी के विवाह पर 2 लाख रुपए का ये अमाउंट दिया जा रहा है। तो ये 2 लाख रुपए का अमाउंट ये मेच्योर होने पर मिल रहा है इस तरीके का। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा बेटी की जो उम्र है विवाह के लिए वो 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप 18 वर्ष से कम आयु में अगर इसका विवाह कर दे रहे हैं तो आप इस अमाउंट का लाभ नहीं उठा पाएंगे। ये भी एक सुविधा है जो आपको ध्यान रखना, और इस सुविधा जरूरी है क्योंकि ऐसे देखिए, इस 2 सुविधा से 2 चीजों को टारगेट किया जा रहा है। एक तो ये कि बेटी के जन्म पर या जो भ्रूण हत्याएं होती हैं, भ्रूण हत्या, या फिर बेटी के जन्म पर उसकी हत्या कर देना, या फिर उसे निराश्रित कर देना। निराश्रित करने का मतलब क्या होता है? कई बार माता पिता जो है उसे छोड़ देते थे कहीं पर, प्राचीन समय में, पुराने समय में देखा जाए तो आज भी कई जगहों पर ये ख्यालात चल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए अब बेटी के नाम से अगर इतना पैसा बचेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि माँ बाप को ऊपर वो बोझ नहीं होगी और फिर
आराम से वो अपना जीवन व्यतीत कर सकेगी। तो एक तो टारगेट ये हो रहा है। दूसरा टारगेट ये हो रहा है, दूसरा जो समस्या आती है लड़कियों के जीवन में वो है उनके बाल विवाह की। बाल विवाह, इससे बाल विवाह भी प्रोटेक्ट किया जा सकेगा आसानी से, क्योंकि जो आपका सम मेच्योर्ड अमाउंट है वो मेच्योर्ड कब होगा, सम अमाउंट जो है वो मेच्योर कब होगा, वो 21 साल की आयु में मेच्योर होगा। तो 21 साल तक तो बच्ची मतलब रहेगी ही, और स्वाभाविक सी बात है कि स्थिति में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आसानी से उसका जीवन जो है संचालित हो पाएगा। अब 21 साल तक के बीच में जो खर्चा आता है उसका खर्चा कैसे उठाया जाएगा, उसका खर्चा कैसे उठेगा, उसके ऊपर अगर हम डिस्कशन करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग वर्षों में जैसे जैसे वो अलग अलग कक्षाओं में प्रवेश करती जाती है, अलग अलग कक्षाओं में उसे अलग अलग रुपए मिलते चले जाएंगे। एक आर्थिक सहायता यहाँ पर उसकी माँ को भी है, जैसे मैंने बताया था कि जन्म के समय में बेटी को भी मतलब आर्थिक सहायता मिलेगी और माँ को भी मिलेगी। तो माँ को आर्थिक सहायता किस रूप में मिल रही है, जन्म के तुरंत बाद जो है 5100 रुपए 5100 रुपीज जो है बेटी के प्राथमिक जो कह सकते हैं कि उसके जो खर्चे आते हैं, माँ के लिए जो खर्चे आते हैं उससे उसका जो उसके ऊपर दबाव ना पड़े उसके लिए भी 5100 रुपए ये माँ के खाते में जाएंगे, ये ध्यान रखना है। और ये डायरेक्टली खाते में ही जाएंगे, बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं होगा, तो सीधा इसमें जो है कोई बिचौलिया नहीं रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती जाएगी, जैसे कक्षा 6 में प्रवेश कर रही है तो उसको 3000 रुपीज का आर्थिक सहायता मिलेगा, राइट। इसके बाद जब वो कक्षा 8 में जाएगी तो वहां पर 5000 रुपीज की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसी तरीके से कक्षा 10 में जब जाएगी यानी कि 10th में जब जाएगी तो 7000 रुपीज का उसको आर्थिक सहायता मिलेगा, और जब वो 12वीं में जाएगी तो 8000 रुपए की आर्थिक सहायता उसे दी जाएगी। इसी प्रकार से जब वो विवाह की स्थिति में आएगी तो विवाह की स्थिति में उसे 2 लाख रुपए का यहाँ पर अमाउंट दिया जाएगा जिससे कि वो लाभान्वित हो सके। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा यदि अगर बच्ची की मृत्यु हो जाती है, तो आकस्मिक मृत्यु हो जाती है बच्ची की, तो 1 लाख रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक जो उनके परिवार के लोग हैं यानी माता पिता जो हैं उनको भी दिया जाएगा, ठीक है। तो ये वाला प्रावधान भी इसके अंदर शामिल है। तो भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत जो प्रमुख पॉइंट थे वो आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर इसकी शर्तों की बात करते हैं कि किनको ये स्कीम का लाभ मिलेगा, क्या किसी भी बच्ची के जन्म पर ये लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे ही लोगों को इसका लाभ मिलेगा जो बेटी के जन्म के 1 माह के भीतर निकटतम जो आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी, उस आंगनवाड़ी में जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, और रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी बात है, ये योजना 31 मार्च 2006 के बाद पैदा होने वाली 31 मार्च 2006 के बाद पैदा होने वाली बेटियों के लिए ही लागू की जाएगी, उसके बाद जन्म लेने वाली बच्चियों के लिए ही लागू की जाएगी। इसके अलावा शादी की उम्र अगर 18 साल से कम हो गई तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा उम्र से पहले। इसके अलावा जो शिक्षा की बात करी जा रही है, जैसे आपने देखा था कि अलग अलग शिक्षा प्राप्त करने पर अलग अलग अमाउंट उसको मिल रहे हैं, तो ये शिक्षा जो है वो सरकारी विद्यालय में ही होनी चाहिए, सरकारी स्कूल में। निजी स्कूल में अगर आप कराएंगे तो भी ये शिक्षा का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। निजी स्कूल में कराएंगे तो शिक्षा का लाभ नहीं मिलेगा। और यदि अगर आप बीपीएल रेखा के नीचे के व्यक्ति हैं तो आसानी से आपको इस सुविधा का लाभ मिल सकता है, या फिर आपके परिवार की वार्षिक आय जो है वो 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस बात का प्रमाण पत्र जो है वो आपको देना पड़ेगा जिलाधिकारी से निकलवा करके। अगली योजना के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, और ये योजना भी आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए है उन लोगों के लिए जो उत्तर प्रदेश में जो वृद्ध व्यक्ति हैं, ठीक है, उन वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य भी आप इस योजना के नाम से पता कर सकते हैं। तमाम सारे ऐसे वृद्ध व्यक्ति होते हैं जो अपनी वृद्धावस्था के समय में काफ़ी आर्थिक कष्ट जो है वो उठाते हैं। कई बार परिवार का साथ उन्हें नहीं मिलता है, कई बार उन्हें यूं ही परिवार की लानतें झेलनी पड़ती हैं। इन सब चीज़ों का उनको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। बुजुर्गों को आर्थिक सहायता देना, ठीक है। अब इसमें बुजुर्ग की जो आयु है वो 60 वर्ष कम से कम होनी चाहिए या फिर उससे अधिक होनी चाहिए, यानी 60 वर्ष से कम व्यक्ति को नहीं मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। एलिजिबिलिटी में मैंने बताया उत्तर प्रदेश का नागरिक होना, किसी भी इस प्रकार की योजनाएं जो यूपी से रिलेटेड है उसमें यूपी का नागरिक होना यानी डोमिसाइल्ड ऑफ यूपी होना, ये एक स्वाभाविक सी बात है, ये होना ही है। तो उत्तर प्रदेश का नागरिक होना 60 साल या फिर इससे अधिक का व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा, पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये है कि बैंक में उनका अकाउंट होना चाहिए, आधार कार्ड इत्यादि होना चाहिए। ये सब चीजें जो है प्रारंभिक सुविधा के रूप में हमको देखनी है। अब अगर देखा जाए तो कितना रुपए मिलेगा, 500 रुपीज जो है, ₹500 पर मंथ यहां पर मिलेंगे। लेकिन ये पर मंथ का मतलब हर महीने अकाउंट में नहीं आएंगे,
हर 3 माह में ये अकाउंट में आएंगे। हर 3 माह में 500 रुपए प्रति माह के हिसाब से ये आपके बैंक में आएंगे। यानी कि जब हम 3 महीने बाद देखेंगे तो 1500 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में होगा, फिर 3 महीने बाद 1500 रुपए अकाउंट में होगा। इस तरीके से पेंशन योजना काम करेगी। प्रत्येक माह के लिए 500 रुपए है। ठीक है, अब जरा देखिए ग्रामीण, अब इसकी एलिजिबिलिटी के ऊपर ध्यान दिया जाए तो शहरी क्षेत्र के जो भी वृद्ध लोग हैं उनके लिए अगर बात करी जाए तो ये जो शहरी वार्षिक आय है, वो वार्षिक आय के बारे में बताया गया है कि 56,560 रुपए वार्षिक आय से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ 46,080 रुपए से भी अधिक ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए नहीं होना चाहिए। ये वार्षिक आय का क्राइटेरिया है जो कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए जरूरी है। मतलब इससे कम अगर आपकी आय है तो ही आपको मिल पाएगा, इतनी है तो मिल पाएगा। आय प्रमाण पत्र जो है आपको तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत करवाना पड़ेगा। तहसीलदार के द्वारा जो है आपको आय प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। मैं इसमें एक बात और बता रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि जो 500 रुपीज आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, माफ कीजिएगा 500 रुपीज जो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, इस 500 रुपीज में केंद्र और राज्य का लाभांश भी जुड़ा हुआ है। केंद्र और राज्य का लाभांश भी जुड़ा है। इसमें राज्य का लाभांश अगर मतलब अंशदान अगर हम देखें, लाभांश नहीं, माफ कीजिएगा, लाभांश नहीं, अंशदान जो है 500 रुपीज में केंद्र का और राज्य का अंशदान है। यानी कि 500 रुपए जो आपके अकाउंट में आएंगे वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा मिला करके भेजे जाएंगे। तो इसमें राज्य सरकार जो है वो 300 रुपीज का अंशदान करेगी और केंद्र सरकार की तरफ से या केंद्र की तरफ से इसका जो अंशदान है वो आपका 200 रुपीज का होगा। पहली बात तो ये हो गई। लेकिन ये वाला जो अंशदान है वो 60 से लेकर के 79 ईयर्स तक के जो वृद्ध हैं उनके लिए है। और अगर कोई वृद्ध जो है वो 500 रुपीज का पात्र है, यानी कि उसकी पेंशन 500 रुपए है, पर उसकी एज जो है वो 80 ईयर या 80 ईयर प्लस है, 80 वर्ष से अधिक है, तो 80 वर्ष से अधिक की आयु वाला जो व्यक्ति है उसमें सारा का सारा ये लाभ, सारा का सारा जो ये अमाउंट है वो केंद्र का रह जाएगा। यानी इसमें जो है इसकी भागीदारी वो 100% हो जाएगी। यानी 500 रुपए का 500 रुपए पूरा केंद्र की तरफ से आएगा, राज्य के ऊपर भारित नहीं होगा। तो ये वाला भी एक खास पॉइंट है जो आपको यहाँ पर इस योजना के तहत ध्यान रखना है। आज की योजनाओं से संबंधित बनने वाले प्रश्नों में पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना में दी जाने वाली 500 रुपए की राशि में केंद्र का कितना अंश है? 200, 300, 200, 300, 400 या 100 रुपए। ठीक है, आपको बताना है केंद्र और राज्य का जो 500 रुपए में बंटवारा है वो किस तरीके का है। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारे पास में है, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के अंतर्गत नागरिक की सहभागिता का अंश कितना है? यानी कि जो ये योजना है मातृभूमि योजना, इस मातृभूमि योजना में केंद्र सरकार, राज्य सरकार का कितना अमाउंट जा रहा है, इसके बारे में नहीं पूछा जा रहा है। पूछा ये जा रहा है कि जो आम नागरिक का अंशदान है वो उसे कितना देना पड़ेगा। यानी कि प्रोजेक्ट अगर 1 करोड़ रुपीस का है सपोज, तो उसमें एक आम जनता कितना भागीदारी कर सकता है। और ये अमाउंट जो है वो पूछा गया है प्रतिशत में, 30%, 20%, 50% या फिर 70%, यानी कि 30%, 20%, 50% या फिर 70%। तो आज के इन प्रश्नों के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिली होगी। इन योजनाओं के बारे में इस तरीके की क्रम और श्रृंखलाएं तमाम सारी चीज़ों को लेकर के चल रही हैं। दिन प्रतिदिन हम लोग लगातार आपके लिए प्रयासरत हैं। इसके लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना है और वो ये है कि स्टडी IQ PCS यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और वहाँ से तमाम सारे जो आपके अध्ययन से संबंधित सामग्री हैं आप उनका अध्ययन करिए और अपने फ्रेंड्स यानी मित्रों को भी बताइए कि स्टडी IQ PCS यूट्यूब चैनल पर अतिशीघ्र जुड़ जाएं हमारे साथ। किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने SDM बनने का सपना हमारे यानी कि स्टडी IQ के साथ पूरा कर सकते हैं। आज की इस श्रृंखला में फिलहाल इतना ही, इस कामना के साथ कि आपका समय शुभ हो। मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।